हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक ऑन माय चैनल। मैं अनिल साहू। आज मैं आपके लिए बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 के डीएससी 4 इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड में यूनिट 6 समकालीन बहुध्रुवीय विश्व में भारत के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें दोस्तों हमने 3 टॉपिक लिए हैं। 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे: यूरोपीय यूनियन, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन। और हाँ दोस्तों, मैं आप सबके लिए आधुनिक भारतीय राजनीति चिंतन सेमेस्टर 6 का वीडियो बना रहा हूँ, जो आप लोग को 2 दिन बाद मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगा। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मेरे सभी वीडियो आप सब लोगों तक आसानी से पहुँचे। धन्यवाद। चलो दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं, जो समकालीन बहुध्रुवीय विश्व में भारत के ऊपर है। इसमें हम 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये मैंने लिख दिया है तीनों टॉपिक। दोस्तों, सबसे पहले हम प्रस्तावना देखते हैं। भारत नए बहुध्रुवीय विश्व में तेज़ी से बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत में एक मध्यवर्ती शक्ति की स्थिति और एक उभरती हुई शक्ति की मानसिकता है। उभरता हुआ बहुध्रुवीय विश्व भारत की विदेश नीति की शुरुआत के साथ साथ चुनौती भी पेश करता है। एक उभरती हुई विश्व व्यवस्था में बढ़ती शक्ति के माहौल में बैरी भूजन शक्ति के विस्तार के बारे में बात करते हैं। भारत के सामने भारतीय बहुपक्षवाद की रणनीति दृष्टि की समीक्षा करने और उसे बदलने की चुनौती है। भारत एससीओ का संगठन सदस्य बन गया है। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन, जिसे मूल रूप से चीन, रूस और मध्य एशियाई द्वारा स्थापित किया गया था। भारत चीन द्वारा प्रवर्तित शंघाई मुख्यालय वाले एशियाई संरचना निवेश बैंक और ब्रिक्स समूह द्वारा प्रवर्तित न्यू डेवलपमेंट बैंक में भी शामिल है। नए अवसरों को खुलने से भारत ने ईयू यानी यूरोपीय यूनियन के साथ बड़ी संस्था में अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय समझौते किए। एससीओ को भारत, मध्य एशियाई लोकतंत्र और रूस के साथ इस क्षेत्र में अपने रणनीति हितों को आगे बढ़ाने के लिए काम करने का अवसर भी प्रदान करता है। भारत एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में भारत ब्रिक्स, ईयू और एससीओ के समान वर्तमान बहुध्रुवीय विश्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, जब हम बहुध्रुवीय की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बहुध्रुवीय है क्या। दोस्तों, यहाँ पे मैंने बहुध्रुवीय का जो है उस बहुध्रुवीय व्यवस्था है उसको मैंने बताया है। ये मैंने लिख भी दिया है ऊपर, बहुध्रुवीय क्या है। आसानी है दोस्तों, बिल्कुल। तो चलो बात करते हैं इसके ऊपर। बहुध्रुवीय विश्व वो है जहाँ एक या दो के प्रभुत्व के बजाय शक्ति कई देशों में फैली हुई है। यानी कि दोस्तों, हम इंडिया में देखते हैं शक्ति की जो विकेंद्रीकरण है वो एक जगह नहीं है। एक पहले तो सेंट्रल के पास है, फिर राज्य के पास दिया गया, फिर हमारे प्रशासन, स्थानीय शासन जो है उनको दिया गया, फिर उसमें भी बांटा गया है शक्ति। तो कई जगह एक ही शक्ति को बांटा गया है। तो ऐसे यही है दोस्तों, बहुध्रुवीय विश्व वो है जहाँ एक या दो देशों के प्रभुत्व के बजाय शक्ति कई देशों में फैली हुई है। बहुध्रुवीय दुनिया न केवल कई महाशक्तियों और अनेक गठबंधनों द्वारा बल्कि नई और स्वदेशी शक्तियों, वैश्विक संघों, सामाजिक आंदोलनों, आतंकवादी नेटवर्क द्वारा भी आकार लेती है। एक बहुध्रुवीय दुनिया में शासन के कई परतें होती हैं। क्षेत्रीय शक्ति और संस्थाएं एक ध्रुवीय या दो ध्रुवीय की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अब ये तो दोस्तों हो गया एक ध्रुवीय का डेफिनेशन जो मैंने दिया है छोटा सा, जो एक ध्रुवीय के ऊपर जब बात करते हैं हम तो आखिर वो एक ध्रुवीय है क्या, उसके ऊपर मैंने ये डेफिनेशन दिया था। अब देखते दोस्तों, हम जो पहले मैंने अपने सिलेबस में दिखा दिया कि हम 3
टॉपिक पे बात करेंगे। पहले यूरोपियन यूनियन, उसके बाद ब्रिक्स और तीसरा है SCO, शंघाई सहयोग संगठन। तो पहले दोस्तों हम यूरोपीय यूनियन को देखते हैं। यूरोपीय संघ यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय के रूप में शुरू हुआ, जिसे 1950 में शुरू किया गया था और इसमें केवल 6 सदस्य देश बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लक्ज़मबर्ग और नीदरलैंड था। यह 1957 में रोम की संधि के तहत यूरोपीय आर्थिक समुदाय था, जो कि बाद में यूरोपीय समुदाय बनकर उभरा। जो पहले दोस्तों इसका जो स्थापना हुआ था यूरोपीय संघ का, वो यूरोपीय आर्थिक समुदाय के रूप में हुआ था और बाद में ये इसको यूरोपीय समुदाय के नाम दिया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, जो यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय, जो वहाँ पे कोयले के जो खदान थे और बड़े बड़े जो उद्योग लग रहे थे वहाँ पे, उसे संभालना। यूरोपीय समुदाय का प्रारंभिक ध्यान एक सामान्य कृषि नीति के साथ साथ सीमा शुल्क की विवादों को ख़त्म करना था। यूरोपीय समुदाय मूल रूप से 1973 में विस्तारित हुआ, जब डेनमार्क, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम, दोस्तों जब यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम में दोस्तों कई देश हैं। यूनाइटेड किंगडम इसके भाग बने। यूरोपीय संसद ने 1979 में प्रत्यक्ष रूप से कार्यभार संभाला। 1986 में एकल यूरोपीय अधिनियम ने विदेश नीति सहयोग के सिद्धांत को मजबूत किया और समुदाय के सदस्यों की शक्ति का विस्तार किया। देखते हैं दोस्तों अब यूरोपीय संघ की जो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है, यूरोपीय संघ जो अभी हम उसको आसानी से समझ सकते हैं वो इस प्रकार है। यूरोपीय संघ 28 सदस्यीय राज्य का एक राजनीतिक लाभप्रदायक संघ है, जो मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है। अभी हम दोस्तों जब यूक्रेन युद्ध जो हो रहा था, हम हाल ही में यूरोपीय यूनियन का चर्चा बहुत सुन रहे हैं। आप लोग भी सुनते होंगे यूरोपियन यूनियन का, जो अभी यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य शक्ति सहायता प्रदान कर रहा है यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय उद्योग, यूरोपीय आयोग, यूरोपीय की परिषद, यूरोपीय संघ की न्याय अदालत, यूरोपीय केंद्रीय बैंक, यूरोप निर्णायकों की अदालत और यूरोपीय कांग्रेस जैसी संस्थाएं इसके अधीन हैं। यूरोपीय कांग्रेस को यूरोपीय संघ के नागरिक द्वारा हर 5 वर्षों में टैग किया जाता है, यानी हर 5 वर्षों में उसको चुना जाता है। जैसे हमारे देश में जो 5 वर्ष में जो नेता का चुनाव होता है, तो ऐसे यूरोपीय यूनियन के नेता का भी चुनाव होता है यूरोपीय के नागरिकों के द्वारा। और इसका जो दोस्तों इसका जो आयोग है, जो कई जैसे हम देखते हैं कि यूरोपीय कहीं भी देखते हैं दोस्तों, उसका कई संगठन होता है, एक ही जो पूरा नाम दे दिया जाता है एक संगठन का, और उसको कई भागों में उसके शक्तियों को बांट देते हैं। तो वही दोस्तों ये है यूरोपीय आयोग, यूरोपीय परिषद, यूरोपीय की न्याय अदालत, यूरोपीय केंद्रीय बैंक आदि जितने भी हैं, ये यूरोपीय संघ के अधीन है और इसी के अंदर में रह के काम करते हैं। मैस्ट्रिक्ट सम्मेलन में 1993 में इसका वर्तमान नाम के तहत यूरोपीय संघ किया गया और यूरोपीय नागरिकता की शुरुआत की गई। जब देखते हैं दोस्तों, ये जो मैस्ट्रिक्ट सम्मेलन जो है, इसी में जो अभी वर्तमान नाम है, जो जिसे हम यूरोपीय संघ के नाम से जानते हैं, वो पहले था यूरोपीय समुदाय। यूरोपीय समुदाय को यूरोपीय संघ का नाम दिया गया है कब? 1993 में। और यूरोपीय नागरिकता की शुरुआत भी कब से हुई है? 1993 से। जो यूरोप में रह रहे लोगों को उसको नागरिकता कब से देना जो आरंभ किया गया है 1993 से। लिब्सन का सम्मेलन 2009 में लागू हुआ, जो कि यूरोपीय संघ के स्वदेशी
आधार में संशोधन करना चाहता था। ये जो लिवेशियन का जो सम्मेलन था दोस्तों, ये जो यूरोपियन यूनियन का इस शिखर सम्मेलन है, उसमें का उसको 2009 में लागू किया और इसका जो मुख्य कारण था वो था स्वदेशी आधार में संशोधन करना। अब देखते हैं दोस्तों यूरोपीय यूनियन के लक्ष्य, यानी हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं या किसी भी नीति को या किसी भी संस्था को हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो सब उसको पढ़ने के बाद उसका हम लक्ष्य देखते हैं कि उसको किस सोच के या किस उद्देश्य से लाया गया था उस संस्था को। तब यहाँ देखते हैं दोस्तों यूरोपीय यूनियन का लक्ष्य। यूरोपीय संघक उद्देश्य यूरोपीय संघ के सभी नागरिकों को शांति मूल्य और भलाई को बढ़ावा देना है। आंतरिक सीमाओं के बिना स्वतंत्रता, सुरक्षा और न्याय प्रदान किया जा सके, यानी आंतरिक सीमाओं के बिना, जो हमारे दोस्तों जो सीमाएं हैं उसके बिना भी सुरक्षा और न्याय प्रदान किया जा सके वहाँ के लोगों को। संतुलित लाभदायक विकास और मूल स्थिति या स्थिरता पर आधारित सतत विकास, पूर्ण रोजगार और सामाजिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण आदि के साथ एक बड़े पैमाने पर मित्रता को बनाए रखना, इसका मुख्य उद्देश्य था। ये सामाजिक अस्वीकृति और सीमांकन का मुकाबला करना। सामाजिक अस्वीकृति और सीमांकन देखते हैं दोस्तों है क्या ये सामाजिक अस्वीकृति, जैसे कि दोस्तों अगर कोई भी कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें सभी समाज उसको मानते नहीं है कि हाँ ये सही है और ये गलत है। किसी का मत होता है कि कुछ सही भी है कुछ गलत भी है, कोई उसमें समर्थन करता है उसको और कोई उसके अगेंस्ट है। और सीमांकन मुकाबला, जो सीमांकन मुकाबला दोस्तों ये करना है उनका मुख्य उद्देश्य। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना, जो यूरोपीय संघ का जो एक लक्ष्य और था दोस्तों, जो वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति है उसको बढ़ावा देना। उसमें जितने भी सदस्य देश हैं जिसके पास वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति नहीं है उसको उस देश के साथ साझा करना, उसे भी उस कार्यक्रम में शामिल करना। यूरोपीय संघ के देशों के बीच सामाजिक व क्षेत्रीय सामंजस्य और एकजुटता को बढ़ावा देना, ये भी उनका मुख्य उद्देश्य है। एक लाभदायक और वित्तीय संघ की स्थापना की जिसकी मुद्रा यूरो हो, ये सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था दोस्तों यूरोपीय संघ की स्थापना की, कि जो एक लाभदायक और वित्तीय संघ की स्थापना किया जाए जिसका मुद्रा यूरो हो। जैसे कि देखते दोस्तों डॉलर चल रहा है, रूबल चल रहा है, यूरो चल रहा है, युआन चल रहा है, रुपये चल रहा है। इसी के हिसाब से दोस्तों जो यूरोपीय संघ भी सोच देखिए कि पूरे जितने भी यूरोपीय कंट्री है उसके व्यापार के लिए एक मुद्रा होना चाहिए जिसका नाम था यूरो। ये इसका मुख्य लक्ष्य था या उद्देश्य कह सकते हैं। जो यूरोपीय संघ के बनाने का जो मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य क्या है उसमें हम ये लिख सकते हैं। भारत और यूरोपीय संघ का संबंध। अब जैसे कि दोस्तों हमारा टॉपिक ये है समकालीन बहुध्रुवीय विश्व में भारत। अब देखते हैं दोस्तों यूरोपीय संघ के साथ भारत का संबंध कैसा है उसे देखते हैं। भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। भारत 1962 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाला प्राथमिक देशों में से एक था। जैसे कि दोस्तों 1960 में दोनों के देशों की यूरोपीय संघ और भारत के बीच संबंधों का शुरुआत हुआ था और 1962 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाला प्राथमिक देश में से एक था। यानी जो एशिया के जो देश थे मेरे उस टाइम यूरोपीय संघ में कोई भी देश शामिल नहीं था ऐसा जिसका संबंध सीधे तौर पे यूरोपीय संघ से राजनीतिक और आर्थिक तौर पे हो। पहला देश भारत ही था जिसने यूरोपीय संघ के साथ अपने राजनीतिक संबंध स्थापित किए। 1993 में एक आम राजनीतिक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए गए और 1994 में यूरोपीय संघ व भारत के बीच सहयोग साझे का भी विस्तार किया गया। यूरोपीय संघ में व्यापार और वाणिज्य सहयोग
के स्तंभों पर आधारित अधिक प्रभावी राजनीतिक संवाद और आवधिक लिपिक बैठक होती है। भारत और यूरोपीय संघ के मुख्य रूप में विश्वास और जुनून रहा है। भारत और यूरोपीय संघ का जो मुख्य रूप है वो विश्वास और जुनून रहा है। दोनों देश एक दूसरे के साथ घनिष्ठ विश्वास रखते हैं एक दूसरे के ऊपर, और एक जुनून रखते हैं कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, ताकि भारत और यूरोपीय संघ संयुक्त रूप से कनेक्टिविटी लागू कर सके, जो कि प्रतिबद्धताओं और अस्थायी संपर्क के पारस्परिक रूप से सहमत सिद्धांतों पर आधारित है, जो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता कानून के शासन अंतर्राष्ट्रीय के लिए सम्मान के अनुरूप है। भारत और यूरोपीय संघ सामाजिक लाभदायक वित्तीय जलवायु और पर्यावरणीय स्थिरता के साथ साथ परस्पर प्रभावी व्यवहार्यता सुशासन और लाभदायक चालकों के लिए एक मंच प्रदान करने पर विशेष जोर देते हैं। इसके साथ सभी कनेक्टिविटी कार्यक्रम और आचार के लिए संबंधित समुदायों में व्यक्ति हितों के साथ संरेखन और अलग अलग सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय के EWU डिवीज़न के अनुसार कई बार शिखर सम्मेलनों ने यूरोपीय संघ के साथ सहयोग के लिए एक बहुस्तरीय संस्थागत आर्मेचर का निर्माण किया है। पहला भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 28 जून 2000 को लिस्बन में आयोजित किया गया था, जिसमें संबंधों के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित किया गया। तब से भारत और यूरोपीय संघ के बीच 14 आवधिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। 2004 में होंग में आयोजित 5वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किया गया। 14वां शिखर सम्मेलन 6 अक्टूबर 2017 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। एक उभरती हुई शक्ति के रूप में भारत वर्तमान बहुध्रुवीय विश्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार यह नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि यूरोपीय संघ और भारत प्रभावी बहुपक्षवाद और वैश्विक लाभदायक शासन लागू करे। भारत के लिए यूरोपीय संघ का महत्व देखते हैं दोस्तों। जब किसी चीज़ की बात करते हैं तो उसमें महत्व बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि किसी देश के लिए या किसी भी नीति को जब हम लागू करते हैं तो इसका महत्व क्या होगा। तो हम यूरोपीय संघ का महत्व देखते हैं कि भारत के लिए कैसा महत्व है यूरोपीय संघ का। तो देखते हैं इसका महत्व। भारत उन 10 देशों में से एक है जिसे यूरोपीय संघ ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक राजनीतिक भागीदारी के रूप में चुना, जो एक उचित विकल्प है क्योंकि दुनिया में भारत सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र है। पहला महत्व इसका ये होगा दोस्तों। दूसरा महत्व है भारतीय परिप्रेक्ष्य से देखें तो यूरोपीय संघ भारत के साथ सहयोग, शांति का समर्थन, रोजगार सृजन, लाभकारी विकास को बढ़ावा दे सकता है और सतत विकास को गति प्रदान करता है। ये इसका दोस्तों दूसरा महत्व है। दोस्तों इसका जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें दोस्तों मैंने ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन को कवर किया है। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना ताकि आपको पूरा टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए, पूरा चैप्टर। ये दोस्तों मैंने इसमें कोई क्वेश्चन का जिक्र नहीं किया है क्योंकि मेरा मानना ये है कि हम क्वेश्चन को नहीं, क्योंकि क्वेश्चन हर वर्ष चेंज होते हैं, लेकिन कुछ हद तक क्वेश्चन मिलता जुलता आता है कि हमें ये पता चलता है कि कैसा क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में। तो इसमें जो दोस्तों क्वेश्चन बनेगा, इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। पहले तो ये बनेगा दोस्तों कि समकालीन
ध्रुवीय विश्व में भारत की भूमिका क्या है उसके ऊपर चर्चा कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों शॉर्ट नोट्स में आ सकता है इसका, जैसे यूरोपीय यूनियन, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन आखिर है क्या, इसका कब स्थापना हुआ, कहाँ हुआ, इसके मुख्य सदस्य देश कौन है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है, कैसे ये काम करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। दोस्तों आप दूसरा वीडियो को भी ज़रूर देखना ताकि पूरा टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाए। धन्यवाद।